Hello everyone, this is Abhishek. In this video, we will discuss about the Italy Unified. Like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation. कहने का मतलब ये है कि जर्मनी की तरह ही इटली भी कई प्रकार के राजनीतिक विखंडनों में बटा हुआ था, विखंडित था। और जिस प्रकार से जर्मनी के यूनिफिकेशन में कई तरीके के मुश्किलें आई, कई तरह की दिक्कतें आई, कठिनाइयाँ आई, वैसी मुश्किलों का सामना इटली को भी करना पड़ा। क्योंकि इटली के जो स्टेट्स थे वे कई डायनेस्टिक स्टेट्स में बिखरे पड़े थे। यदि हम बात कर लें तो हम देखते हैं कि हैब्सबर्ग का जो मल्टी नेशनल एम्पायर था वो कुछ क्षेत्रों पर शासन कर रहा था। यदि हम 19वीं सेंचुरी की मिडिल की यदि बात करें तो हम पाते हैं कि इटली 7 स्टेट में बटा हुआ था, जिनमें से एक था सार्डिनिया पिडमोंट, जो कि इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा शासित होता था। जबकि जब नॉर्थ पार्ट को देखें तो वहाँ पे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के जो रूलर्स थे वो शासन किया करते थे। तो सेंट्रल पार्ट था, वहाँ पे ईसाई जगत के जो हेड होते थे पोप, वो शासन किया करते थे। साउदर्न रीजन की यदि हम बात करें तो वहाँ पे स्पेन की जो बुर्बो डायनेस्टी थी उनका आधिपत्य था, उनका शासन था। यहाँ तक कि इटालियन लैंग्वेज को भी वो मान्यता नहीं मिली थी जो एक राष्ट्रभाषा को दर्जा मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उसका वो प्रयोग किया करते थे। तो भाषाओं में भी भिन्नताएं थी। अब हम देखते हैं कि इटली में जुसेप्पे मैज़िनी का प्रादुर्भाव होता है और इसी के योगदान से, इसी के कंट्रीब्यूशन से इटली यूनिफाइड हो पाता है, एक गणराज्य बनने में उसकी हेल्प मिलती है। इसने 1830 ईस्वी के दशक में एक बहुत ही सुंदर और सोची समझी एक कार्यक्रम को बनाया और उसको प्रेजेंट किया, जिसके लिए उसने एक बहुत ही सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की, जिसका नाम था यंग इटली, जिससे उसके उद्देश्यों को प्रसार प्रचार हो सके, उसकी सफलता अपने लक्ष्य में मिल सके, इसके लिए उसने इस संगठन की स्थापना की। हमने देखा कि 1831 और 1848 की जो रिवॉल्यूशंस हुए थे वो नाकाम हो चुके थे। तो अब ये इनको लगने लगा कि अब रिवॉल्यूशन से इटली का यूनिफिकेशन संभव नहीं है। अब इसे जोड़ने के लिए हमें युद्ध लड़ने पड़ेंगे और युद्ध के जरिए ही हम इटली को यूनिफाइड कर सकते हैं। अब इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी एक स्टेट को तो लेनी ही थी। तो ये जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर एमैनुएल सेकंड ने ले ली। इस क्षेत्र के जो शासक थे वो इलीट क्लास के नज़रों में यूनाइटेड इटली और उसके लिए जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सकती है या फिर जो पॉलिटिकल जो पावर होता है, सॉवरेंटी होती है, वो स्थापित कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जो वहाँ के जो एलीट क्लास के जो लोग थे, जो संभ्रांत क्लास के जो लोग थे, वो ऐसा देखते थे। अब हम यहाँ देखते हैं कि उनका एक चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम था काबूर, और इसने इटली के यूनिफिकेशन में बहुत ही मदद की। इन्होंने एक आंदोलन चलाया इटली के यूनिफिकेशन का, और इन्हीं के लीडरशिप में हम कह सकते हैं कि इटली का एकीकरण संभव हो सका। लेकिन मैं यहाँ ये भी बता दूं आपको कि ना तो ये क्रांतिकारी थे और ना ही लोकतंत्र में विश्वास करने वाले।
मतलब ये कि ना तो ये डेमोक्रेटिक थे और ना ही रिवोल्यूशनरी, बावजूद इसके लोगों का विश्वास इनमें था। यहाँ तक कि मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं कि इन्हें तो इटालियन लैंग्वेज भी बोलने नहीं आती थी, ये खुद फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते थे। अब फ्रांस से सार्डिनिया पिडमॉन्ट की एक बहुत ही डिप्लोमेटिक ट्रीटी हुई, और इस ट्रीटी में भी हम देखते हैं कि काउंट कैमिलो काबूर का ही हाथ था, और जिसके जरिए 1859 में ऑस्ट्रियाई ताकतों को हरा पाने में इटली सफल रहा। जो रेगुलर आर्मीज थी, इसके अतिरिक्त एक और नाम आप देखेंगे जिसे गरीबाल्डी का, इसके नेतृत्व में एक बहुत ही भारी संख्या में आर्म फोर्सेस जो वॉलेंटियर्स थे, इन्होंने युद्ध में भाग लिया। 1860 में वे साउथ इटली और टू सिसिलीज के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं, और वहाँ के स्पेनी शासकों को हटाने में भी वो वहाँ के कृषकों की मदद से सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब जो ये स्थानीय किसान थे वो कौन थे? तो ये वो स्पेनी किसान थे जिनका राजतंत्र में से भरोसा उठ चुका था, उनके प्रति काफ़ी नाराज़गी थी, और इन्हीं की सहायता से गरीबाल्डी ने स्पेन के शासकों से इनको मुक्त कराया, टू सिसिलीज को मुक्त कराया। अब 1861 में हम देखते हैं कि विक्टर इमैनुअल सेकेंड वो यूनाइटेड इटली के सम्राट घोषित हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, इटली के जो अधिकतर निवासी थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनमें इलिटरेसी का रेट काफ़ी ज़्यादा था, निरक्षरता का दर काफ़ी ज़्यादा था। वे तो ये भी नहीं जानते थे कि लिबरलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है। साउथ इटली में जिन आम लोगों ने जो गरीबाल्डी की मदद की थी, जैसा मैंने बताया अभी कि जिसकी सहायता से स्पेन के शासकों से टू सिसिलीज को मुक्त कराया गया, वो तो इटालिया के बारे में भी नहीं सुना था उन्होंने। उनको ऐसा लगता था कि ला टालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी का नाम है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इटली का यूनिफिकेशन किस प्रकार से पूर्ण हुआ, जिसमें काउंट कैमिलो काबूर और गरीबाल्डी और जिसपे मैज़िनी, इन तीनों का महान योगदान रहा। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे ब्रिटेन के बारे में और वहाँ की एक अजीब सी केस के बारे में। तो अगले वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद।